हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हमारे चैनल पर अब धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। तो पहला हमारा सब्जेक्ट, प्यारा सा खूबसूरत सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 1 है ये। और जो सब्जेक्ट है, जैसा आपने देख लिया होगा, क्या है आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये यूनिट 1 है और उसका लेक्चर नंबर 1 है। और यूनिट 1 का नेम जो स्टूडेंट है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को, प्यारे से लेक्चर को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा स्टूडेंट यहां पर देखेंगे, तो ये स्टूडेंट यहां पर सिलेबस है, यूनिट 1 का डिटेल सिलेबस है, ठीक है। तो जैसा सबसे पहला जो टॉपिक्स है इसमें, इन एडुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इन एडुकेशन मतलब लिमिटेशन है कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो गई, क्या रीजन था, उसकी क्या लिमिटेशन थी, वो इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वांटम इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव पढ़ेंगे, डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। फिर फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता है ये। उसके बाद यहां पर ये पिछली साल डेविएशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट भी ये 7 मार्क्स में स्टूडेंट पूछा था, पिछली साल आया था, ठीक है। और उसके बाद ये डी ब्रोगली कंसेप्ट ये 2 मार्क्स में आता है। और क्वांटम इफेक्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये प्लैंक्स थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये 2 मार्क्स में आता है। और कभी कभार ये इन एडुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स ये भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक्स है आपका, वो है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन। इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। 110% ये आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलती ही मिलती है। उसके बाद फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन और पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, तो ये भी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैं साथ के साथ ये भी बताता चलूंगा कि कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने नोट्स जब बनाए तो साइड में एक कॉर्नर पे लिखते जाइए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। इज दैट क्लियर? तो चलिए, ये तो रहा यूनिट 1 का स्टूडेंट सिलेबस। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला जो आपका टॉपिक्स है वो है इन एडुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो यही हम डिस्कस करते हैं। जो आज के जो लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे, वो स्टूडेंट जो पहला टॉपिक्स यहां पर मैंने लिख रखा है, वो पहला टॉपिक है इन एडुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसा आपने सिलेबस में पहला टॉपिक्स देखा था। उसके बाद डिफरेंस हम पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी पढ़ेंगे, देन उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दोनों चीज अलग अलग है। ब्लैक बॉडी है, देन उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। उसके बाद ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, जिसको हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर एक ग्राफ पढ़ते हैं, उसको ही हम दूसरे नाम से आ जाता है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तब भी यही लिख के आना है, या फिर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के नाम से भी आता है, तब भी यही लिखकर आना है। उसके बाद में एक लॉ और लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम यही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे फिर कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन एडुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी स्टूडेंट, वो केवल मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उनके लिए वैलिड थी, मतलब उनके लिए एप्लीकेबल थी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या था, इट फील्स एट वेरी स्मॉल। अगर आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे ये है पेन, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल कौन कौन से होंगे, एटॉमिक रहेगा, सब एटॉमिक रहेगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। तो इनके लिए ये क्या हो गई थी, फेल्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो केवल हम जो अपनी आंखों से देख सकते हैं उनके लिए वैलिड थी।
ठीक है ना, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट यही है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम और न्यूक्लियस। आई होप कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है यहां पर, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, उसके बाद इट कुड नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो जितने भी यहां पर मैंने क्या लिखे हैं, ये इफेक्ट जो लिखे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, क्वांटम इफेक्ट को भी नहीं, रमन इफेक्ट को भी नहीं। तो ये कौन नहीं कर पाई थी, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाई थी। उसके बाद यहां पर फोर्थ पॉइंट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। तो ये इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी मतलब डी ब्रोगली हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, एक वेव होता है, वेव एक पार्टिकल होता है, पार्टिकल के पास दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है। तो ये इसको भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, अभी हम डिफरेंस देखेंगे तब वहां से जाके और ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, इट ब्रेक डाउन एट वेरी हाई स्पीड, मतलब कि जो इसकी जो स्पीड थी क्लासिकल मैकेनिज्म में जो हम पढ़ते हैं वो हम मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कम ऑब्जेक्ट वाले को स्टडी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट से हायर हो जाती है फिर वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में चले जाते हैं। तो यही पॉइंट यहां पर लिखा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव क्लोज द स्पीड ऑफ लाइट क्लासिकल मैकेनिक्स गिव रॉन्ग रिजल्ट। तो ये क्या दे रही थी, रॉन्ग रिजल्ट दे रही थी। इज दैट क्लियर ना? पॉइंट नंबर 5 क्लियर है, अभी तक सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 6 है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। वही मैंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का बिहेवियर भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। जैसे सच एच एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं आपके पास, वेव होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ये माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड ही नहीं थी। ये केवल जो वैलिड थी वो केवल मैक्रोस्कोपिक के ऑब्जेक्ट के लिए या उनके लिए वैलिड थी। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहां पर जो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। देन उसके बाद यहां पर लास्ट पॉइंट हो जाता है, पॉइंट नंबर 8 है स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 8 क्या है, द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैसेस इज आल्सो नॉट एक्सप्लेन। तो स्पेसिफिक हीट और मेटल और गैस के लिए भी ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उनका वेरिएशन। इज दैट क्लियर? तो यदि ये आपके पास 2 मार्क्स में आता है तब आपको 5 पॉइंट, कोई भी 5 पॉइंट लिख कर आने हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो 5 पॉइंट आप इजीली लिख के आ सकते हैं क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने यहां पर कराया हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक्स पर चलते हैं। टॉपिक्स क्या है, डिफरेंस पढ़ते हैं अब हम क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स खत्म हो गई थी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तब कौन सी मैकेनिक्स आई थी, क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वही है कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो आपके पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की लिए एप्लीकेबल थी, मतलब वैलिड थी, आप बोल सकते हैं इट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। बट क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो आपके पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे होते हैं, एटम हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, न्यूक्लियाई, इनके लिए वैलिड थी। मतलब इसके अंदर हम ये एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम स्टडी करते हैं, किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और ये जो बेस थी क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो न्यूटन्स लॉ के ऊपर वैलिड थी। इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ और इट इज बेस्ड ऑन शॉर्टिंजर इक्वेशन। और ये शॉर्टिंजर इक्वेशन 2 टाइप्स की होती हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इज दैट क्लियर ना? दोनों पॉइंट क्लियर हैं? आई होप कि दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3 और 4 5 7 है, 7 पॉइंट है। तो फिजिकल क्वांटिटी आर कंटिन्यूअस, यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कंटिन्यूअस की फॉर्म में होती है। किसमें? क्लासिकल। ये जितने भी पॉइंट हैं ये क्लासिकल के हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स के। बट यहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी पॉइंट हमारे स्टूडेंट होते हैं वो सभी किसके होते हैं? वो हमारे पास क्वांटाइज होते हैं, मतलब एक तरीका से किसकी फॉर्म में होते हैं? क्वांटा। क्वांटा मतलब एक एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में होते हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो भी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है स्टूडेंट? फोर्थ पॉइंट है आपका पार्टिकल फॉलो डेफिनेट पाथ। यहां पर कोई भी पार्टिकल रहेगा वो डेफिनेट पाथ को ही फॉलो करेगा। अगर वो एक ही डायरेक्शन में, सपोज ये पार्टिकल है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा तो एक ही डायरेक्शन में डेफिनेट ही पाथ फॉलो करेगा। बट यहां पर मतलब जैसे पार्टिकल डेफिनेट पाथ, मतलब अगर ये वेव है तो वेव की तरह चलेगा, यदि पार्टिकल है तो पार्टिकल की तरह। बट यहां पर जो आ जाता है वो दो नेचर को ही क्या करता है? फॉलो करता है। पार्टिकल शोज वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, इसलिए यहां पर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आया है। उसके बाद यहां पर पॉइंट नंबर 5 है नो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी वेव्स। यहां पर कोई भी कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी वेव का नहीं होता है, बट यहां पर जो रहता है वो हम पढ़ते हैं वेव फंक्शन। इस जो ये आपके पास सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं स्टूडेंट साई, SHI। क्या बोलते हैं इसको? साई हम बोलते हैं। तो आगे चल के हम ये वेव फंक्शन पढ़ेंगे तब जाके आपको ज्यादातर यूज होगा। उसके बाद ये मैंने बता दिया कि वैलिड एट लो स्पीड, मतलब ये जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स थी ये किसके लिए वैलिड थी? ये जो वैलिड थी वो आपके पास लो स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कम वाले ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड थी। तो यहां पर यही है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद वैलिड एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल्स, तो ये किसके लिए थी? एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल्स के लिए थी। आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि ये जितने भी यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल जितने भी ऑब्जेक्ट की स्पीड रहती है या उससे ज्यादा की स्पीड जो रहती है उनके इक्वल्स थी। इज दैट क्लियर? वैलिड थी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है पोजीशन और मोमेंटम कैन बी नोन एग्जैक्टली। यहां पर हम क्या कर सकते थे? पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का एक साथ एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। बट यहां पर जो आता है वो स्टूडेंट आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि यहां पर हम केवल ये दोनों को कैलकुलेट कर रही थी एग्जैक्टली, बट ये यहां पर दोनों को कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी, मतलब एक टाइम में एक ही चीज को कैलकुलेट कर रही थी। या तो पोजीशन को कैलकुलेट कर रही थी या फिर मोमेंटम को कैलकुलेट कर पा रही थी, मतलब दोनों चीजों को एक साथ सिमिल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर पा रही थी। कौन नहीं कर पा रही थी? क्वांटम मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर ना? तो ये पॉइंट यहां तक सभी क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी हम पढ़ेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहां पर मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है, मैं आपको बता देता हूं कि ब्लैक बॉडी क्या है। तो यहां पर क्या है? ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। सपोज मैं मानता हूं कि आपके पास क्या है? एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है। वो क्या करती है? जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती हैं या जितनी भी वेवलेंथ आती हैं, जितनी भी कलर की, सभी कलर की को वो क्या कर लेती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। सपोज मैं मानता हूं कि ये मेरे पास वॉच है, ये क्या है? वॉच। तो ये मानता हूं ये ब्लैक बॉडी है। क्या है? ब्लैक बॉडी। इसके अंदर यदि मैं बहुत कई तरह की मैं क्या करवाता हूं, इसके अंदर बहुत तरह की वेवलेंथ आती हैं, बहुत तरह की, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आते हैं। तो ये जो वॉच है वो सभी क्या कर लेगी? वॉच अपने अंदर सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी, सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब इसको हम हीट करेंगे तब इस वॉच को, जैसे मैं हीट करूंगा उस ब्लैक बॉडी को, रेडिएशन को हीट करूंगा, तो ये क्या करेगी? अपने अंदर से सभी को, जितनी भी वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब करी थी, सभी को इमिट कर देती है। सभी को क्या कर देती है स्टूडेंट? इमिट कर देती है।
इज दैट क्लियर ना? ब्लैक बॉडी समझ में आया? ओके, तो यही पॉइंट यहां पर लिखा है, ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, या मैंने यहां पर लिख दिया ऑल वेवलेंथ एंड डायरेक्शन एंड रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट नन, मतलब कोई भी ट्रांसमिट होगी नहीं और ना ही रिफ्लेक्ट होगी, क्या करेगी, सभी वेवलेंथ को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो पहला पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट सभी को क्लियर है ना? ओके, देन उसके बाद यहां पर दूसरा पॉइंट है, व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब हम एक ब्लैक बॉडी को, यही जैसे वॉच थी, इसी को जब हम हीट करेंगे टू ए सूटेबल हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर पर आप हीट करेंगे तब, नहीं, इट एमिट्स टोटल रेडिएशन, जितनी भी रेडिएशन थी, मतलब जितनी भी इसने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी थी, सभी को क्या कर देगी, वो इमिट कर देगी, सभी को क्या कर देगी, इमिट कर देगी। भाई तुम बाहर जाओ मेरे से, मुझे लग रही है गर्मी, और जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं कि सभी कपड़ों को क्या कर देते हैं, उतार देते हैं? ऐसे ही तो करते हैं आप। ओके, बस जस्ट एग्जाम्पल लिया है भाई। ओके, फिर भी आप समझ गए होंगे। तो दिस इज नोन एज विच इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये यहां पर क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और यहां पर ये जो लिखी गई है वो ब्लैक बॉडी लिखी गई है। इज दैट क्लियर? एक और डेफिनेशन है इसकी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वही है जो यहां पर पॉइंट है, यहां पर वही लिखा है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है इसके? इंपॉर्टेंट फीचर है कि रेडिएशन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर हाई होगा तभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से जितनी भी रेडिएशन थी वो इमिट होंगी। तो इसके लिए ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। तो पहला पॉइंट क्लियर, इंपॉर्टेंट फीचर। देन उसके बाद सेकंड है इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो शेप ऑफ बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये ब्लैक बॉडी है तो क्या ब्लैक बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लैक ही होता है? नहीं स्टूडेंट, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जितनी भी हमारे पास बॉडी रहती है या ब्लैक बॉडी है तो उसका कलर ब्लैक ही रहेगा, नहीं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी बॉडी जो सभी लाइट को, सभी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, सभी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, उसे हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है ना? ओके, देन उसके बाद यहां पर थर्ड पॉइंट है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विद वेवलेंथ और टेम्परेचर। यहां पर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, वेरी करता है। किस किस के ऊपर वेरी करेगा? या तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, या टेम्परेचर घटेगा तो ये घट जाएगी। तो कुछ इस टाइप से यहां पर क्या करती है, वेरी करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसी का थर्ड, प्लेटिनम ब्लैक इज अनदर एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। तो यहां पर जो प्लेटिनम ब्लैक है ये क्या है, एक एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का। इज दैट क्लियर ना? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की तरफ। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ब्रैकेट में एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और ए फ्रीक्वेंसी एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब यहां पर क्या है कि आपके पास ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम होगा, वो किसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी को, मतलब उसकी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, किसी एक ग्राफ की वजह से शो करके दिखाएगा। जैसे सपोज यहां पर क्या है कि ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी एट ए गिवन टेम्परेचर। यदि आप टेम्परेचर देते हैं तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ब्लैक बॉडी पर, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी रहेगी, तो ये किसको एक्सप्लेन करता है? इज दैट क्लियर? इसको एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसका एक ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ क्या है, तो यहां पर मैंने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। तो जैसे यहां पर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं। जैसा आप यहां पर देखेंगे ये क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, एक साथ चल रहे हैं। ठीक है ना? उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंट, अभी हम देखेंगे तो ये टेम्परेचर के भी ऊपर डिपेंडेंट करती है। उसके बाद शिफ्ट एज ए पीक वेवलेंथ, जैसे ही हम इसका कुछ यहाँ पर क्या है कि सपोज यहाँ पर इसका टेम्परेचर इतना है तो ये इसका 1200, तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी यहाँ पर क्या करती है, ये शिफ्ट होने लगती है, वेवलेंथ क्या होने लगती है, शिफ्ट होने लगती है। उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज इन इंटेंसिटी, और आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या है, ये इंटेंसिटी है।
ठीक है। इंटेंसिटी जैसी जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ेगी तो उसकी इंटेंसिटी भी यहां पर क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। उसके बाद यहां पर फिफ्थ पॉइंट है यूनिक कर्व फॉर ईच टेम्परेचर। तो प्रत्येक टेम्परेचर के लिए यहां पर आप देखिए, यहां पर इंटेंसिटी मतलब टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर सभी के लिए ये आपके टेम्परेचर है, देखिए यहां पर ये के लिखा है, केल्विन लिखा है, तो ये यहां पर क्या है, टेम्परेचर। तो सभी के लिए एक यूनिक कर्व है। तो देखिए सबसे पहले नीचे वाले के लिए कुछ अलग कर्व है, ऊपर वाले के लिए कुछ अलग कर्व है, तीसरे वाले के लिए कुछ अलग कर्व है, फोर्थ वाले के लिए कुछ अलग कर्व है। तो सभी के लिए कुछ प्रत्येक टेम्परेचर के लिए अलग कर्व होता है, ठीक है। और ये जो यहां पर ग्राफ बनाया गया वही मैंने यहां पर पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। पहला पॉइंट जैसे आप देखेंगे, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद वेवलेंथ फॉर वेरियस टेम्परेचर एज सोन, जैसा हम यहां पर दिखाएंगे। देन पहला पॉइंट यहां पर क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी इज नॉट अ यूनिफॉर्म। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो भी फंक्शन है या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है आपके पास, रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म ग्राफ आप जानते हैं, जैसे ये ग्राफ बना हुआ, तो यूनिफॉर्म जो ग्राफ रहता है कुछ इस टाइप से रहता है। तो यहां पर ये जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इज दैट क्लियर, पहला पॉइंट। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी राइज, जब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ईच वेवलेंथ इंक्रीज। तो यहां पर इंटेंसिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। जैसे हम यहां पर टेम्परेचर कुछ अलग है, देखिए यहां पर टेम्परेचर है 1059, देन उसके बाद तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, अभी कम है। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। देन और बढ़ाया तो और बढ़ गई। तो यहां पर वही पॉइंट लिखा है कि यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, मतलब क्या रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या रहेगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, एट ए गिवन टेम्परेचर, यदि आप गिवन टेम्परेचर आपको दिया हो तो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज वेवलेंथ। यदि आप वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, बिकम मैक्सिमम, मैक्सिमम पहुंच जाएगी। तो मैक्सिमम यही पॉइंट है। एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज। और जैसे आप देखेंगे एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद तो इंटेंसिटी क्या होने लग गई है, डिक्रीज होने लग गई है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्लियर है ना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट क्या है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एनर्जी शिफ्ट टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीज। यदि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज है तो यहां पर वेवलेंथ क्या कर रही है, वेवलेंथ जो है वो क्या कर रही है, इधर की साइड क्या कर रही है, शॉर्टर होती जा रही है, ठीक है। अगर जैसे सपोज ये है हमारे पास, तो अगर इसका मैं हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट है, देन उसके बाद इसका मैं लेता हूं तो यहां पर आएगी, देन इसका मैं लेता हूं तो सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं, देन इसका मैं लूंगा तो ये आपके पास क्या है, वेवलेंथ क्या कर रही है, शिफ्ट होती चली जा रही है। क्लियर ना, ओके, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया बिटवीन द कर्व एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द एरिया इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब यहां पर टोटल जो एनर्जी रेडिएशन रिप्रेजेंट क्या करेगा, एरिया बिटवीन कर्व। यहां पर आप देखेंगे ये कर्व बनी, कर्वी तो है ये, यहां पर कितनी एनर्जी, कितना एरिया इसने कवर किया है, कितनी एनर्जी है यहां पर, कितनी टोटल एनर्जी है, तो कितना एरिया इसने कवर किया है। एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एंड द एरिया इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपका एरिया भी क्या रहेगा, इंक्रीज होता है, ठीक है। एरिया भी क्या रहेगा, इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब कहने का क्या हुआ, टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो यहां पर ये जो आपके पास एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल एनर्जी, ये ई जो है वो आपके पास टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 की। और यही जो स्टूडेंट अभी हम लास्ट में एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब लॉ पढ़ेंगे, स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ यही कहता है कि टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पर यूनिट एरिया
पर सेकंड फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज नोन एज स्टीफन्स लॉ। तो यही आपके पास टोटल एनर्जी है। इज दैट क्लियर ना? तो सभी को समझ में आए ना ये पॉइंट? ये ग्राफ इजी वे में है, बहुत इजी वे में आप अपनी लैंग्वेज में भी अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है ना? देन उसके बाद यहां पर वही है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ द टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहीं पर है टोटल एनर्जी इमिट करेगी, वो कितनी इमिट करेगी? पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, एक पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग पर सेकेंड के अकॉर्डिंग कितनी टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर ऑफ द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी की पावर 4। और जैसे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो सिग्मा आता है, और सिग्मा यहां पर क्या है? स्टीफन्स कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू ये है। ये आपको वैल्यू याद रखनी नहीं है, ये मैंने जस्ट ऐसे ही लिख दी है जिससे आपको पता चल जाए, ठीक है ना? तो ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी की पावर 4, बस ये आपको याद रखना है और ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर ना? ओके तो बस यही था, ये पहला लेक्चर आपका था, और इस पहले लेक्चर की आपको डीपीपी ये रही। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? डिस्कस इन एडुकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये हमने ऑलरेडी पहले ही टॉपिक्स हमने कवर कराया है, तो इसमें ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये आपको लिखकर आना है। देन उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये हमने भी एक्सप्लेन किया है, और डिस्कस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमने डिस्कस किया है। 2022 में ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा गया है। उसके बाद व्हाट इज स्टीफन्स लॉ? स्टीफन्स लॉ अभी जस्ट अभी कराया है, तो ये भी 2015 में 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है? और जितने भी हमने डीपीपी के अंदर क्वेश्चन लिए हैं वो ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं, ठीक है ना? ओके, किसी को क्या कोई प्रॉब्लम है? यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, वो हम उसका जवाब जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर लेक्चर नंबर 2 में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।